तुर्की ने शायद यह सोच रखा था कि उसका बेकरतार नाम का ड्रोन दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा चर्चित हथियार बन चुका है, जो उसने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को दिया और अजरबैजान को देकर आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल कराया। लेकिन तुर्की यह भूल चुका था कि भारत वह देश है जो जब किसी दुश्मन को जवाब देता है तो सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि उसकी सांस रोक देने का वाली नसों पर वार करता है। तुर्की ने जब भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत को घेरने की नाकाम कोशिश की थी, तब भारत ने उसकी ऊर्जा लाइन काटकर पहला सबक सिखाया। लेकिन तुर्की को सबक शायद अभी पूरा नहीं मिला था, क्योंकि उसके राष्ट्रपति एर्दोगान ने फिर से भारत पर तीखी बयानबाजी करते हुए कह दिया कि भारत अगर भूमध्य सागर में आया तो उसे बायराक्तार ड्रोन से निशाना बनाया जाएगा। बस वहीं पर भारत का सब्र खत्म हो गया। भारत ने पहली बार ना तो समुद्र में मिसाइल छोड़ी, ना हथियार चलाए, बल्कि उसने वहीं चोट मारी जहां तुर्की को सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसकी सबसे गर्व वाली जगह, उसकी बायराक्तार ड्रोन फैक्ट्री पर। यह हमला बम से नहीं हुआ, यह हमला कोड से हुआ। यह मिसाइल हमला नहीं था, यह साइबर रॉकेट था। भारत की साइबर फोर्सेज ने आधी रात को ऑपरेशन गरुड़ के तहत तुर्की की पूरी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के कंट्रोल सिस्टम में घुसपैठ की। महज 4 मिनट के भीतर तुर्की की ड्रोन प्रोडक्शन लाइन ठप हो गई, उनकी असेंबली रोबोट्स बंद, सर्वेलेंस सिस्टम ब्लैकआउट, सर्वर रूम में अलार्म बजता रहा, लेकिन मॉनिटर पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, इंडिया डोजंट फॉरगेट, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। तुर्की के इंजीनियर समझ ही नहीं पाए कि यह हुआ कैसे। उनके सिस्टम में रशियन फायरवॉल था, अमेरिकन बैकअप था, इजरायली एंटी हैकलॉक था, लेकिन उनमें एक कमी थी, इंडियन ब्रेन फायरवॉल नहीं था। भारत के साइबर वॉरियर्स ने तुर्की के सर्वर को ऐसे काबू किया जैसे बाज अपने शिकार को पंजे में जकड़ लेता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत ने हमला करने के लिए से पहले दुनिया को बताया भी नहीं, कहा भी नहीं, सीधे कर दिया। क्योंकि भारत अब वह नहीं जो बयान देता है, भारत अब वह है जो एक्शन के बाद ही दुनिया को बताता है कि अब सीख लो। तुर्की ने सोचा था कि वह भारत को नेटो की धमकी देगा, लेकिन उसी नेटो के अंदर से ग्रीस ने भारत के समर्थन में खुला बयान दे दिया। फ्रांस ने कहा कि तुर्की को उसकी हद में रहना चाहिए। अमेरिका ने साफ कहा कि इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल साइबर पावर। और रूस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई देश तुर्की को झुका सकता है तो वह भारत है। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि भारत ने सिर्फ सिस्टम शटडाउन नहीं किया, उसने बैरक्तार ड्रोन के फ्लाइट कोड्स लीक कर दिए। इसका मतलब यह कि जो ड्रोन तुर्की अब तक दूसरे देशों को बेचकर करोड़ों डॉलर कमा रहा था, अब वही ड्रोन किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसके कंट्रोल्स अब भारत के पास थे। भारत की इंटेलिजेंस ने तो मजाक में यह भी कहा कि अगर तुर्की ने फिर जुबान चलाई तो हम उसके ड्रोन से ही उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर आतिशबाजी करा देंगे। पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि भारत ने यह किया कैसे। कुछ एक्सपर्ट्स कहने लगे कि यह शायद रॉ ने किया होगा, कुछ बोलने लगे कि यह भारत की डिफेंस साइबर एजेंसी रही होगी। लेकिन भारत ने चुप्पी साध रखी, क्योंकि भारत को अब क्रेडिट नहीं चाहिए, उसे सम्मान चाहिए, और सम्मान वह खुद लेता है। तुर्की की पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच गई। ऑपोजिशन ने पूछा कि जब हम साइबर सुपर पावर कहते थे तो भारत कैसे घुस गया। गवर्नमेंट बोली यह रशिया ने मदद की होगी, कुछ बोले इजरायल ने कोड दिया होगा। लेकिन सच यह था कि यह इंसान ने नहीं, यह कौशल ने किया था। यह किसी देश की मदद से नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रतिशोध की ऊर्जा से हुआ था। भारत ने यह संदेश सिर्फ तुर्की को नहीं दिया, बल्कि चीन, पाकिस्तान और उन सबको दिया जो भारत को हल्के में लेते हैं। और यह साइबर अटैक सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक ट्रेलर था कि अगर भारत चाहे तो बिना एक गोली चलाए दुश्मन के देश को लकवाग्रस्त कर सकता है। अब सवाल यह है कि तुर्की चुप हो जाएगा? नहीं, वह शोर मचाएगा, यूएन में रोएगा, ओआईसी में शिकायत करेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? भारत ने साफ कह दिया है, वी डोंट रिस्पॉन्ड टू नॉइज, वी रिस्पॉन्ड टू न्यूसेंस। दुनिया में आज हर बड़ी प्रेस एजेंसी की ब्रेकिंग न्यूज यही है, इंडिया साइलेंटली शट्स डाउन टर्कीज बायरक्तार ड्रोन फैक्ट्री। ट्विटर पर इंडिया स्ट्राइक्स बैक ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब पर वॉर एनालिस्ट कह रहे हैं दिस इज नॉट जस्ट साइबर अटैक, दिस इज साइबर मास्टर स्ट्रोक। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गर्व की बात यह है कि भारत ने यह सब किसी सुपर कंप्यूटर से नहीं, बल्कि अपने घरेलू इंजीनियर्स की डिजाइनिंग हुई सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से किया। यानी यह अटैक भी था और अचीवमेंट भी। तुर्की के अंदर का माहौल देखते ही बनता था, सड़कें धुएं से भर गईं, टीवी चैनल आंख खोलकर चकित थे, और संसद में हर कोई सिर्फ यही पूछ रहा था कि यह हमला कैसे हुआ। तुर्की की जनता कंफ्यूज थी, कुछ हिस्सों में तो उग्र भी। स्टॉक मार्केट पैनिक मोड में चला गया, उनकी रक्षा शेयरें धड़ाम से गिरीं, और जो कंपनियां बैरक्तार ड्रोन्स बनाने में जुड़ी थीं
उनका कद घटते ही घटा। वही कंपनियां जो कल तक गर्व से कहती थीं कि हमने वैश्विक हथियार बाजार पर धाक जमा दी है, आज उन्हीं के सीईओ फोन पर उलझे हुए थे। उनकी कॉल्स का जवाब कोई नहीं दे रहा था, बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और इंटरनेशनल पार्टनर्स ने झट से डिस्टेंसिंग शुरू कर दी। यह सिर्फ तकनीकी हार नहीं थी, यह एक किस्म का अर्थव्यवस्था शॉक था जिसने तुर्की की रीढ़ तोड़ दी। तुर्की की विदेश नीति अचानक पल्लवित हो उठी। एर्दोगान दौड़ पड़े दुनिया भर के नेताओं के पास, अपने नेटो पार्टनर्स को घसीट कर पहुंचे, यू से गुहार लगाने लगे। अमेरिका के दखल की बेताबी दिखी, पर दुनिया की पाखंडी सियासत ने भी अपना चेहरा दिखाया। अमेरिका ने फौरन कहा वी अर्ज रिस्ट्रेंट, यानी बोले कम पर महीन अर्थ निकाला गया कि अमेरिका चाहता है कि दोनों पक्ष शांत हों। फ्रांस ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, मतलब फ्रांस भारत को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। रूस ने तो बड़े सर्द मजाकिया अंदाजा में कहा कि यह दिखाता है कि कौन किसके साथ खड़ा रहता है। वह रूस का डिप्लोमेसी का यूजुअल अंदाजा था जिसे अच्छे अच्छे लोग समझते हैं। चीन ने स्टेटमेंट में न्यूट्रलिटी बरती, पर उसके एनालिस्ट न्यूज रूम में खुश दिखाई दिए, क्योंकि चीन के लिए क्षेत्रीय राइवल्स में हलचल अच्छा है, पर वह भी नहीं चाहता कि एस्केलेशन वैश्विक हो। तुर्की के लिए सबसे बड़ी शर्म इसकी खुद की सुरक्षा फेलियरनेस थी, जिसने उसे सबसे कमजोर बना दिया। उसकी सेना का मोराल झटका खा गया और उसके अंदर प्रमुख रक्षा मंत्री रेजिग्नेशन की खबरें आने लगीं। जनता थी असंतुष्ट, विपक्ष चिल्ला रहा था, कुछ जनरल विस्पर कर रहे थे कि हमने इंटेलिजेंस लीक क्यों होने दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ देशों ने तुर्की के अंदर कोवर्ट सपोर्ट के संकेत दिए, पर आज के दौर में कोवर्ट समर्थन भी खुला नहीं रहता। भारत ने अपनी अगली चाल में डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स दोनों को साथ लेकर काम किया। वो देश जो केवल ताकत वीरी के साथ नहीं दिखाते, रणनीति भी बखूबी करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने शांति की अपील की, पर उसके साथ ही ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और टारगेटेड सैंक्शंस की तैयारी भी शुरू कर दी गई, बिना बवंडर के। सूक्ष्म लेकिन बिल्कुल असरदार। भारत ने इस ऑपरेशन के बाद अपनी नीयत साफ कर दी। हम किसी पर अनावश्यक रूप से हमला नहीं करते, पर जो हमें चुनौती देता है उसे सबक सिखाना जानते हैं। और यह सबक सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहेगा, यह सबक उन सभी को है जो भारत को छोटी आंखों से देखते हैं। भारत ने अपने नेवी एसेट्स को भूमध्य सागर में मेंटेन किया, पर उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी तेज कर दिया। भारत ने ईयू, नेटो के कुछ सदस्यों और यूनाइटेड नेशंस के साथ खुलकर बात करके स्थिति को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, पर यह स्टेबलाइजेशन उनकी शर्तों पर थी जो सुरक्षा के बल पर बनी थी। इधर पाकिस्तान को तो जैसे किसी ने छेड़ दिया हो, उसने आवाज उठाने की कोशिश की, पर इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल और आर्थिक दिक्कतों में फंसा। यह देश इतना ही कह पाया कि हम भारत की किसी भी कार्रवाई का विरोध करते हैं। चीन ने भी भाषा में न्यूट्रलिटी रखी, पर उसकी चीन अनुकूल मीडिया में छपे लेख यह बताने लगे कि इंडिया ने अपनी ताकत दिखाई। वहीं भारत के साथ खड़े देशों की लिस्ट तेजी से लंबी होती जा रही थी। यूएई और सऊदी अरब ने पीछे हटकर कहा वी रिस्पेक्ट इंडियाज कंसर्न्स ऑन रीजनल सिक्योरिटी। यह कथन कम नहीं था। तेल संबंधी देशों का इंडिया के साथ आना जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ी बात थी। इजराइल ने खुले तौर पर तकनीकी समर्थन का इशारा किया, न केवल खुश था बल्कि जानता था कि यह ऑपरेशन मिडिल ईस्ट की बैलेंस ऑफ पावर में बड़ा बदलाव लाएगा। अब बात करते हैं उस तकनीकी चमत्कार की जिसने तुर्की की ड्रोन फैक्ट्री को ठप किया। यह कोई अकेली ब्रूट फोर्स साइबर अटैक नहीं थी, यह एक मल्टी लेयर्ड सर्जिकल साइबर ऑपरेशन था जिसमें सिग्नल्स इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल प्रोवेस का अद्भुत संगम था। भारत ने पहले रिकॉनेसेंस से लिया, उनके इंजीनियर्स की कमजोरियों को मैप किया, फिर हमने उनके सप्लाई चेन में सटल साबोटाज किया, कुछ वेंडर्स के फर्मवेयर को कॉम्प्रोमाइज करके, कुछ पैचेस में बैकडोर्स डालकर, और उनके अपडेट सर्वर्स को कंट्रोल कर लिया गया। सब कुछ इतना ठोस था कि जब फैक्ट्री वर्कर सुबह आए तो मशीनें काम नहीं कर रही थीं। सिक्योरिटी कैमरास फ्रीजेस थे, असेंबली रोबोट्स ने मूवमेंट बंद कर दिया और सारे कम्युनिकेशन चैनल्स पर एक संदेश छा गया, यह भारत का जवाब है। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कला थी। हमला तो टेक्नोलॉजी ने किया, पर असली असर ह्यूमन साइकी पर पड़ा। लोगों ने विश्वास खो दिया कि उनका सिस्टम सिक्योर है, और जब भरोसा टूटा तो उद्योग का तंत्र बिखर कर गिर गया। भारत का यह ऑपरेशन सिर्फ धमाका नहीं था, यह एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि मॉडर्न वॉरफेयर में फिजिकल बैटलफील्ड ही सब कुछ नहीं रह गया। आज के युद्धों में कोड और इंटेल मिसाइल जितना प्रभावी है, और भारत ने इस हेराफेरी के जरिए ग्लोबल ऑडियंस को दिखा दिया कि वह साइबर डोमेन में भी टॉप टियर है। आईएसआरओ, डीआरडीओ और डोमेस्टिक टेक फर्म्स ने मिलकर ऐसे एल्गोरिदम्स और इंट्रूजन टूल्स डेवलप किए जो स्टेल्थी थे और ट्रेस को मिसले ऐड करने वाले थे। यही वजह रही कि दुनिया में बहस शुरू हो गई कि किसने किया, क्योंकि ट्रेसेस
इंटेंशनली कंफ्यूज कर दिए गए थे। यही स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का पावरफुल इस्तेमाल था। दुनिया सोचती रही, मीडिया डिबेट करती रही, पर असली खिलाड़ी चुपचाप अगले मूव की तैयारी में लगे रहे। तुर्की के अंदर आर्थिक दबाव आया तो उसने IMF और कुछ फ्रेंडली बैंक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कुछ अफवाहें इतनी तेज बढ़ीं कि इन्वेस्टर्स ने एग्जिट कर दिया, जिससे विदेशी मुद्रा संकट बढ़ा और जिसका असर आम आदमी पर पड़ा। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें दिखने लगीं, बिजली कट की खबरें आईं और सेना के भीतर मोराल की कमी ने युद्ध क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। इस अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए कुछ क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सटल डिप्लोमेटिक मूव्स कर रहे थे, पर इंडिया ने ग्लोबल डिप्लोमेसी का कड़ा खेल खेला। उसने एशिया अफ्रीका पार्टनर्स को बताया कि स्टेबिलिटी किस प्रकार मेंटेन करनी है और किस प्रकार रीजनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना है। छोटे देशों ने कहा, यदि भारत कहता है तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि वे जानते थे कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन्स में उनकी इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रांग पार्टनर बन सकता है। भारत ने अपनी अगली चाल में टेक एक्सपोर्ट और डिफेंस कोऑपरेशन का कार्ड खेला। उसने साफ संकेत दिया कि जो देश इंडिया के साथ आएगा उसे डिफेंस टेक ट्रांसफर मिलेगा, जो अलग रहेगा वो पिछड़ जाएगा। इस नीति ने कुछ देशों की नजरों को बदला। लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक के कई देशों ने इंडिया के साथ साझा इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क्स पर चर्चा शुरू कर दी। इंडिया ने कहा, हम टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे पर टर्म्स पर। यह डिप्लोमेसी की नई भाषा थी, पावर विद पार्टनरशिप, और यही चीज ने भारत को रीजनल लीडर के रूप में और मजबूत किया। इस बीच डोमेस्टिक लेवल पर भी भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को और तेज कर दिया। मेक इन इंडिया का जो सपना था वह अब डिफेंस टेक में रियलिटी बन रहा था। MSMEs और टेक स्टार्टअप्स ने मिलकर इंडिजिनस ड्रोन सिस्टम्स, काउंटर ड्रोन टेक और हार्डन्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसी वल्नरेबिलिटीज किसी भी देश की सप्लाई चेन में न रहें। तुर्की का मेडिकल सेक्टर, टूरिज्म और डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर प्रभाव साफ दिखा। बेरोजगारी बढ़ी, प्रोटेस्ट हुए और सरकार ने अंदरूनी दबाव को संभालने की कोशिश की, पर क्या वह संभाल पाएगा? यही सवाल दुनिया कर रही थी। कुछ ऑब्जर्वर्स कह रहे थे कि तुर्की की रीजनल एम्बिशंस कमजोर पड़ सकती हैं। कुछ कह रहे थे कि नेटो सपोर्ट होने पर भी तुर्की को कठिन समय झेलना होगा। एक बात स्पष्ट थी, जो भी हुआ उसने वैश्विक सुरक्षा के मानचित्र को बदल दिया था। और इस बदलती दुनिया में भारत का उदय सिर्फ एक घटना नहीं, एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जहां उसने अपनी टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी, मिलिट्री रेडीनेस और डिप्लोमेटिक फिनेस से खुद को एक इंडिस्पेंसेबल ग्लोबल एक्टर बना लिया है। यह सब होते हुए आम जनता का उत्साह बुलंदी पर था। देश भर में कैफेज और चौक्स पर लोग यह चर्चा कर रहे थे कि किस तरह इंडिया ने चुपके से और कैसे कई मोर्चों पर खेला। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स भारत के आत्मगौरव को दिखा रहे थे। कई इन्फ्लुएंसर्स और माजी क्या वेटरन्स ने खुलकर कहा, यह वही भारत है जिसकी हमने कल्पना की थी। कुछ बेहद एक्साइटेड यूथ ने कहा, अब हमारा देश दुनिया में वो जगह पा चुका है जिसका हम हकदार थे। ऐसे में कुछ वॉइसेस भी थीं जो कह रही थीं कि एस्केलेशन खतरनाक हो सकता है, पर देशभक्ति की आग ने इस चर्चा को ओवरशैडो कर दिया। लोग इसलिए भी खुश थे क्योंकि इस बार नुकसान न्यूनतम था, सिविलियन कैजुअलिटीज शून्य के बराबर थे और इंडिया ने जो किया वह प्रोपोर्शनेट और टारगेटेड था। भारत आज जश्न नहीं मना रहा, भारत आज और तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि भविष्य का युद्ध सिर्फ गोली से नहीं जीता जाएगा, बल्कि डेटा, टेक्नोलॉजी और यूनिटी से जीता जाएगा। और आज का भारत यूनाइटेड है, एकदम लोहे की तरह यूनाइटेड। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी उसी नई ऊर्जा के सिपाही हो, उस डिजिटल भारत के सैनिक हो जो कीबोर्ड से भी युद्ध जीत सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो मैदान में भी उतर सकते हैं। तो अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप इस वक्त भारत के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ, जम्मू, कोलकाता, भोपाल, अहमदाबाद या फिर विदेश में बैठकर अपने भारत की जीत का झंडा बुलंद कर रहे हो? कमेंट में अपना शहर जरूर लिखो, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत एक जगह नहीं, भारत एक भावना है जो हर दिशा में फैली हुई है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आपका खून इस वक्त गर्म हुआ है, अगर आपका सीना गर्व से फूल गया है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही है मेरा भारत, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखो, जय हिंद। और मैं देखना चाहता हूं कि पूरा कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ जय हिंद से भर जाए, ताकि दुनिया भी पढ़े और दुश्मन भी पढ़े कि भारत का हर नागरिक ही भारत की सेना है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक मैसेज है और मैसेज जितना ज्यादा फैलेगा उतना भारत मजबूत होगा।
और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं सुनाते, हम यहाँ भारत की शौर्य गाथा लिखते हैं। और जब तक सांस है, जब तक देश है, हम इसी आवाजों में बोलते रहेंगे।